सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने लास्ट क्लास में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में देख लेते हैं कि जैसे कि हम ग्रुप्स में मूव करते हैं या फिर पीरियड्स में मूव करते हैं तो किस तरीके से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, केमिकल रिएक्टिविटी का अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सो केमिकल रिएक्टिविटी के केस में क्या होता है कि अगर मैं ग्रुप वन मेटल्स की बात करूँ, यानी कि उसमें आ गए लिथियम, सोडियम, ये सब मेटल्स आ गए। तो अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखें तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास बस सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेंगे अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी दें और ये अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। अगर हम बीच में मूव करते हैं यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। और जैसे जैसे हम एंड की तरफ, मतलब टॉप राइट कॉर्नर नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं, तब उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मान लो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, वो जल्दी से जल्दी चाहेंगे क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन मिले और वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो जिस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी हमारी ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज वेरी कर रही है, हमने देखा था कि मेटेलिक नेचर जो होता है वो भी ग्रुप वाइज वेरी करता रहता है। तो उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज वेरी करती रहती हैं। और जैसे कि अगर मैं हेलोजेंस फैमिली देखूं, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन आते हैं, वो चाहेंगे कि उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो स्टेबल पोजीशन में अपनी आ जाए। तो आज हम इन्हीं ट्रेंड्स को पढ़ेंगे और ये किस तरीके से ट्रेंड्स फॉलो होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ट्रेंड्स आते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिस तरीके से वेरी करती हैं, आज हम वो देखेंगे। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होगी, और किस तरीके से एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमने लास्ट क्लास में देखे भी थे, वो किस तरीके से वेरी करेंगे। तो आज हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि अब लेट से अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं, तो आप खुद सोचो कि अगर इतना छोटा सा न्यूक्लियस है ना, और उसके बाद जाके इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स शुरू हो रही हैं, तो रेडियस को मेजर करना कितना मुश्किल काम था। तो एक तो भाई एटम का साइज इतना स्मॉल है, इस वजह से रेडियस को मेजर करना मुश्किल था। दूसरी बात ये थी कि मान लो इलेक्ट्रॉन्स भी अगर किसी पाथ में मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, तो वो इतना शार्प पाथ नहीं है कि मैं एक्यूरेटली प्रिसाइजली उस रेडियस को मेजर कर पाऊँ। सो इसलिए एटॉमिक साइज को मेजर करना मुश्किल होता है किसी भी एक सिंगल एटम के लिए। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर मेरे पास एक एटम ये है, तो उन्होंने क्या किया, दो एटम्स ले लिए कंसिडरेशन में और दोनों एटम्स का इकट्ठा करके एवरेज निकाल लिया। मतलब उनका एक्चुअल में एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया कि वो कितनी दूरी पर है। तो ये एक्चुअली में अगर ये आर है, ये भी आर है इसका रेडियस, तो उन्होंने 2r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो उनके लिए ज़्यादा आसान थी 2r की वैल्यू कैलकुलेट करनी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका आधा कर दिया, तो उससे उनके पास आर आ गया, यानी कि रेडियस उन्होंने इस तरीके से निकाला। उन्होंने दो एटम्स का कंबाइंड एक वो ले लिया, जिसे वो कंपाउंड कह रहे थे, तो दो दो एटम्स को मिला दिया, एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उस कंपाउंड का उन्होंने रेडियस निकाला और 2r रेडियस आया। फिर उन्होंने क्या किया, आधा कर दिया ताकि वो एक एटम का रेडियस निकाल सकें, और इस तरीके से उन्होंने रेडियस निकाला। तो अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं कि अगर मेरे पास नॉन मेटल्स के दो एटम्स हैं, तो अगर नॉन मेटल्स के दो एटम है, अगर मैं उनका रेडियस निकालता हूं, तो वो हो जाता है मेरे पास कोवेलेंट रेडियस। मतलब ये बस एक तरीके से नाम है कि कोवेलेंट रेडियस होता है नॉन मेटल्स के लिए। और इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस से अगर मैं मेटल्स का रेडियस निकालता हूँ कि भाई मैंने दो एटम्स उनके कंबाइन कर दिए और उनका फिर बाद में एवरेज ले लिया, तो उसे मैं बोलता हूँ मेटेलिक रेडियस। और इन दोनों चीज़ों को बस अभी के लिए हम जो है सिंपल स्टडी करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस ही बोल दे रहे हैं। और बेसिकली जो एटॉमिक रेडियस होता है, हम क्या करते हैं कि एक्सरे स्पेक्ट्रम निकालते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, स्पेक्ट्रम में एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है। हेनरी मोजली ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसने एटॉमिक रेडियस और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया था, वो इसी तरीके से एटॉमिक रेडियस को निकाला था और तब उन्होंने वो ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो कि एटॉमिक रेडियस में कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। अब जैसे कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, Cl2 के मॉलिक्यूल की, तो Cl2 के मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि दो उन्होंने क्लोरीन के एटम्स इस तरीके से लिए, दोनों का उन्होंने निकाल लिया रेडियस कितना आएगा, लेट से 2r होगा वो, और बाद में उसको आधा कर दिया r, तो इस तरीके से क्लोरीन के रेडियस की वैल्यू आ गई थी। तो इसी तरीके से उन्होंने रेडियस निकाले। फिर बाद में उन्होंने इनके बीच में ट्रेंड भी जोड़े कि भाई ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। बाद में उन्होंने ट्रेंड्स भी ऑब्जर्व किए। तो उन्होंने जनरली ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक साइज होता है, अगर मैं एक पीरियड की बात करूं, पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल रो, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर देखूं या फिर एक पीरियड के अंदर देखूं, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो जनरली डिक्रीज कर रहा था। सो हॉरिजॉन्टल रो में अगर मैं देखूं एटॉमिक रेडियस
एटॉमिक रेडियाई बोल देता हूँ, वो बोल देते हैं डिक्रीज पीरियड के अंदर, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते वक्त। ठीक है, और इसी तरीके से धीरे धीरे जब मैं ग्रुप्स में आता हूँ तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर मैं इस तरीके से ग्रुप में नीचे बढ़ूंगा वर्टिकल ग्रुप में, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा हमारा एटॉमिक रेडियस। अब ऐसा क्यों होता है? अब अगर मैं एक पीरियड की बात करता हूँ तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम वैलेंस शेल में होंगे, यानी वैलेंस शेल मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उनका क्वांटम नंबर तो चेंज नहीं होगा अगर वो सेम पीरियड में है। तो उससे क्या होगा, उनके वैलेंस शेल तो चेंज होंगे, और उस वजह से उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज बनेगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। अगर मेरे पास पहले ये सिंगल एटम था इस तरीके से, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुछ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। अब मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये और ज्यादा अट्रैक्टेड होगा और ये सिकुड़ जाएगा। इसलिए जब मैं एक पीरियड के अंदर जाता हूँ तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उस पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस होता है वो धीरे धीरे जब हम पीरियड की तरफ आगे मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होता है। इसी यही कारण है। और जब मैं मान लो ग्रुप में मूव कर रहा हूँ, लेट्स से कि अगर मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूँ तो मान लो एक का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा था, लेकिन सेकंड जब मैं ग्रुप में सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूंगा ग्रुप वाइज, तो एक शेल और बढ़ जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत बाहर की तरफ आ गया, यानी उसका रेडियस ऑब्वियसली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ग्रुप में क्या होता है, रेडियस तो इंक्रीज करता है, और पीरियड में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिक्रीज करता है। सो ये इसमें जो है ट्रेंड महसूस किया गया था। इसे आप नोट डाउन कर लो। और वैसे हमने शील्डिंग इफेक्ट, इफ शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि अगर मान लो इनर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये न्यूक्लियस है तो अगर ये इनर शेल है, तो आउटर वाली जो शेल होगी उसको, उसके इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं। यानी कि अब ये जो प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम शेल्स, आउटर शेल्स मूव करते हैं, तो ये जो इफेक्टिव वो होता है अट्रैक्शन फोर्स, ये कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसका चार्ज मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा सह लेते हैं, और इसे हम बोलते हैं शील्ड इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो ये भी हमने पढ़ा था, जिसे हम जेड इफेक्टिव से भी नोट डाउन कर रहे थे। और अगर मैं बात करता हूँ नोबेल गैसेस की, तो नोबेल गैसेस ऑब्वियसली वेरी स्टेबल है। तो और वैसे उनका अगर मैं सिंबल मोनो एटॉमिक गैसेस की बात करता हूँ, और उनके अगर नॉन बॉन्डेड रेडियस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो नोबेल गैसेस होती हैं उनको हम कंपैरेटिव स्टडी के लिए नोट डाउन नहीं करते, और उनको रिप्रेजेंट करते हैं वेंडलवेयर फोर्सेस से या फिर वेंडलवेयर रेडियस से। ये इनके बीच में ट्रेंड आता है, ये इस पीरियड में शो भी कर रखा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, तो एक पीरियड में जिस तरीके से मैं मूव डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, सो जो रेडियस है वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं एक ग्रुप में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरीके से नीचे आऊंगा, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इस टेबल से ये भी शो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली जो हेलोजन वाला जो ग्रुप है, उसके लिए भी यहाँ पर एटॉमिक रेडियस यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रखा है। ठीक है, और अगर हम इसको हम ग्राफ की फॉर्म में देखें कि ये ग्राफ की फॉर्म में किस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से आता है कि यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर शो कर रखा है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। तो जिस तरीके से मैं एक पीरियड में मूव कर रहा हूँ, तो पीरियड में जिस तरीके से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ, तो एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, कंसिक्यूटिवली डिक्रीज करता हुआ जा रहा है यहाँ पे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये डिक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं, तो एटॉमिक नंबर जिस तरीके से ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पर एटॉमिक हमारा रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है। तो ग्रुप की फॉर्म में हम इसे इस तरीके से शो कर सकते हैं। सो ये तो यहाँ पे हो गई एटॉमिक रेडियस की बात कि वो किस तरीके से चेंज कर रहा था। हम देख लेते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है। सो हमने आयन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था कि अगर मेरे पास लेट से कोई एक एलिमेंट है, मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। सो अगर मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो वो हमारा बन जाता है एक आयन, एनायन। या फिर ऐड या फिर अगर रिमूव करते हैं तो वो आयन बन जाता है। और अगर मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ तो इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, जिसे हम बोलते हैं, कुछ भी बन के आएगा, ये एनायन बोलते हैं जो फॉर्म होता है। और अगर मैं किसी एलिमेंट में से कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूँ, तो उसे हम बोलते हैं कैटायन। इनके बारे में भी हम देखते हैं। वैसे जो कैटायन होता है, याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, ए कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम। यानी कि अगर मेरे पास कोई कैटायन है, इसको भी हम स्टडी करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो कैटायन जो होता है वो छोटा होता है, कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम।
पेरेंट एटम क्या होता है? अब ये मान लो कोई एक्स था मेरे पास एलिमेंट, कोई भी एटम था, मैंने उसमें क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो मेरे पास जो बनेगा वो बन जाएगा एक यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास चार्ज जो आ जाएगा इस एक्स के ऊपर, तो वो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे कैटायन। इसी तरीके से ये जो एक्स है अब यहाँ पे ये होता है हमारा पेरेंट एटम। पेरेंट एटम की हम बात कर रहे थे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो फॉर्म होगा इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसे हम बोलते हैं कैटायन। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे एनायन मिल रहा है फॉर्म होके, यानी हम उसमें क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट लाइट से हमारे पास एक्स है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि कोई जो भी बन के आएगा हमारे पास, कोई भी आयन बन के आएगा, उसका जो साइज होगा वो ज्यादा होगा अपने पेरेंट एटम से। तो इसलिए एनायन विल बी लार्जर देन दी पेरेंट एटम। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एनायन विल बी लार्जर देन दी पेरेंट एटम। पेरेंट एटम वही होता है बेसिक एलिमेंट जिसमें से हम या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं या फिर उसमें एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। सो जो आउटपुट होगा वो हमारा आयन होगा इस तरीके से। तो जो आयनिक रेडियस होता है तो वो आयन्स के रेडियस को हम आयनिक रेडियस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट से अगर मैं एक फ्लोरीन को ले लेता हूँ, फ्लोरीन का एक एटम ले लेता हूँ, एफ है मान लो, एक हमारा पेरेंट फ्लोरीन। अब मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये एनायन में कन्वर्ट हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन किया तो ये एफ माइनस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एनायन में कन्वर्ट हो गया। तो अब अगर मैं रेडियस की बात करूं तो एफ का जो रेडियस होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू एफ माइनस रेडियस, फ्लोरीन माइनस, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। क्योंकि जैसे ही मैं फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, मान लो ये कुछ न्यूक्लियस था, ये कुछ फ्लोरीन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे पहले। अब जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन होने की वजह से जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पर क्या डालेंगे, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा दूरी पर। तो जैसे ये दूरी पर फैलेगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एफ माइनस। लेकिन कैटायन के केस में क्या होता है, जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करता हूँ, तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा मेरा कम। तो क्या होगा, जो रिपल्शन था वो भी कम हो जाएगा। इस वजह से कैटायन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये अगर मेरे पास न्यूक्लियस था तो अगर पहले एटम ऐसा था तो वो अब जो है कैटायन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ऐसा हो जाएगा। सो इस तरीके से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का साइज है वो डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो और अगर हम और बात करें, मान लो फ्लोरीन में से अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ऐड किया था। अब अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो ये जो आयन होता ना, तो इसका ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता। इसलिए तब हम बोलते हैं एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस। यानी हम जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें डालते जाएंगे, अब आप खुद सोचो, अब मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा, तो इसका साइज जो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए एनायन विल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, एनायन विद, तो वो एनायन जिसका ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और वो कैटायन जिसका साइज स्मॉल होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे हम 2 चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैटायन को लेके और एनायन को लेके। इस पर अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। जैसे मान लो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स गिवन है, Mg+2, Al और Al+3। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। हमसे पूछा गया किसका ज्यादा साइज, लार्जेस्ट साइज होगा और किसका जो है स्मॉलेस्ट साइज होगा। सो अगर हम देखें, हमने ये पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो पीरियड में आगे आगे जैसे बढ़ते रहते हैं तो डिक्रीज करता है। सो जैसे मैं हॉरिजॉन्टल रो में या पीरियड में आगे बढ़ूंगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, मेरा डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। ठीक है, और अभी हमने ये पढ़ा कि कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, यानी कैटायंस अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं कैटायंस आर स्मॉलर। ठीक है, और अभी एक इसमें टॉपिक ये होता है कि जो अपना
जिसका ज़्यादा लार्जेस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जितना ही ज़्यादा स्मॉलर रेडियस होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ता जाएगा तो उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन सिकुड़ जाएगा, यानी कि उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम। तो जितना ज़्यादा लार्जर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका कम रेडियस होगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है। मान लो किसी दो स्पीशी, दो इलेक्ट्रॉन, दो हमने एटम ले लिए, उसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अब हम जज नहीं कर पा रहे भाई किसका साइज कितना होगा, तो हम क्या देखते हैं कि किसके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं, क्योंकि जिसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते ही उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगी और स्मॉलर रेडियस हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर मैं देखूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन -2, यानी कि मैंने ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। और एक और एग्जांपल जैसे फ्लोरीन -1, यानी फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ऐसे ही सोडियम प्लस, यानी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया। ऐसे ही Mg+2, यानी Mg में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सब स्पीशीज क्या हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, यानी कि इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं। सो अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखता हूँ कि किसका साइज ज्यादा होगा, तो उस केस में मैं देखता हूँ कि किसका ज्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसका ज्यादा विद मोर पॉजिटिव चार्ज विद लार्जर न्यूक्लियर चार्ज विल हैव स्मॉल रेडियस, यानी उसका ही सबसे कम रेडियस होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे Mg+2 Al+3। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पीरियड वाइज जाएंगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में देखेंगे तो एल्यूमिनियम आता है बाद में इस तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे साइज पीरियड वाइज जाते हुए डिक्रीज करता है, इसलिए एल्यूमिनियम का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, Mg का सबसे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे तो आ गया मैग्नीशियम। लेकिन अब अगर मैं बात करूं Mg+2 और Al+3, Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, Al+3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो ये दोनों क्या हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। और अभी हमने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका ज्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका उतना ही स्मॉलर रेडियस होगा। अब जैसे मैं Al+3 की बात करूं तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा पॉजिटिव है न्यूक्लियर चार्ज, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका रेडियस उतना ही स्मॉल हो जाएगा। सो जो मिनिमम आएगा वो उस केस में आ जाएगा Al+3। ठीक है, तो इसलिए जो लार्जेस्ट है वो है मैग्नीशियम का, और जो मिनिमम है वो है Al+3 का। इस तरीके से हम इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, और वो हमें इसी तरीके, हमने एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस देख लिया। अब एक और प्रॉपर्टी जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जेम्स अभी हमने देखा ना कि Mg+2 जो और Al+3 हैं वो दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका ज्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतनी ज्यादा छोटी होती है। तो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे किसका ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या होगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए उसका रेडियस क्या हो गया, स्मॉल हो गया। क्योंकि Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Al+3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। बढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, उसकी यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन भी गिवन है। अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेट से X, तो इसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो मैं कितनी आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, वो डिटरमाइन करता है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ऑब्वियसली अगर मुझे किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो अगर लेट से मेरे पास ये कोई एलिमेंट है X, मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, माइनस इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये जो है कन्वर्ट हो गया हमारा X+ में, ऑब्वियसली आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई उसे ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर बोल देते हैं एंथैल्पी चेंज, जिसे हम डेल्टा H से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा H आयनाइजेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे X को इलेक्ट्रॉन उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा X+ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी को जनरली हम किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अगर हम यूनिट्स देखें कि कितने जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 मोल के ट्रांसफर के लिए, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई कि मैंने अगर उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो हो गई उसकी पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर अब मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, यानी कि अब अगर मेरे पास था X+,
अब मैंने क्या किया, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा X+2 में या X2+ में, इस तरीके से। तो तब ये कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि मैंने एक बार निकाला, उसके बाद एक और बार निकाल लिया, तो उस केस में हो जाएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इस तरीके से हमारी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी है, फोर्थ, मतलब जितनी भी बार हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतनी बार हम इसे बोल देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस तरीके से। तो ऑब्वियसली मान लो अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो उसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब वो था अट्रैक्शन जो था वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब मान लो कोई पहले से ही इतना अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है प्रोटॉन्स का, अब एक बार निकालने के बाद अब मुझे उसमें से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कठिन होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है और मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट से। इसी तरीके से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी सेकंड से, क्योंकि मुझे और एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता जाता है अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्योंकि उससे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब मैं उसमें से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। और अब लेट्स से मैं बात कर लेता हूँ पीरियोडिक इसमें ट्रेंड की, यानी अगर मैं इसमें ग्रुप में मूव करूंगा या फिर अगर मैं इसमें पीरियड में मूव करूंगा तो किस तरीके से चेंज होती है। सो अगर हम देखें अक्रॉस अ पीरियड जाते वक्त, इफ वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, तो जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और अगर मैं ग्रुप में मूव करता हूँ तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल जाते वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है हमारी इंक्रीज, और अगर ग्रुप में इस तरीके से हम बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, थोड़ी इंटर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, अगर मैं पहली चीज देखूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ अट्रैक्टेड होते हैं, पहली चीज तो ये उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना उसमें चेंजेस आते हैं, तो दूसरी बार ये उस पर डिपेंड करता है। और हमने एक शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ा था कि उसमें शील्डिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के द्वारा, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट आता है। और उसी के कारण इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ट्रेंड आते हैं, और कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, अगर मान लो इनर शेल्स जो है कंप्लीटली फिल्ड हैं तो ऑब्वियसली शील्डिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर यहाँ पे मेरा ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो यहाँ पे इनर के इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो ये शील्डिंग ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे रेदर देन कि अगर मेरे पास कोई इसी तरीके से दूसरा है और उसके अंदर बस कम इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, 3-4 ही हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे रेदर देन दिस। तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट इसका ज्यादा होगा। सो इसी तरीके से मान लो अगर मैं पीरियड में जा रहा हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं पीरियड में मूव करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लेट से मैं ये ड्रॉ करता हूँ, पीरियड में मूव कर रहा हूँ, अब वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तो चेंज हो नहीं रहा, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज हो रहे हैं उसी ऑर्बिट या उसी ऑर्बिट के अंदर। तो वहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिससे शील्डिंग जो हो रही है वो कम हो रही है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज की जो फोर्स है वो ज्यादा हावी हो जा रही है। तो इस तरीके से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो ज्यादा टाइटली अट्रैक्टेड होंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर, अगर मैं प्रोटॉन के अंदर, सॉरी सॉरी। तो अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो अगर जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे तो ये यहाँ पे ज्यादा आकर्षित होंगे, न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर मैं आयनाइजेशन ग्रुप में मूव करता हूँ धीरे धीरे तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब मैं इधर मूव करता हूँ ग्रुप में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और आपको तो कंसेप्ट पता ही है कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड का। अब मान लो कोई फुल्ली फिल्ड स्टेबल है न्यूक्लियस, और अगर मुझे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो ये तो और कठिन हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई हाफ फील्ड न्यूक्लियस है और मुझे वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे और कोई नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। अब नाइट्रोजन के लास्ट में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेट से मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ पहले। ऑक्सीजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं पी ऑर्बिटल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे तो देखो अब आप यहाँ पे पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, ये होगी ऑक्सीजन की बात, अगर नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन में यहाँ पे पी इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है।
तो अब आप खुद देखो कि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है इधर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना। तो इस वजह से क्या होता है, कई कई बार एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, तो ये एक्सेप्शंस हमें ध्यान में रखने होते हैं। इसमें एक और चीज होती है, अब मान लो कि मेरे पास बेरिलियम है और बोरॉन है। अगर मैं बेरिलियम और बोरॉन में कंसिडर करूं, तो इसमें कंसेप्ट आता है 2p इलेक्ट्रॉन्स का और 2s इलेक्ट्रॉन्स का। अब मैं अगर देखूं बोरॉन के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2p शेल के अंदर जाते हैं, और इसी तरीके से अगर बेरिलियम में देखूं तो वो 2s के अंदर जाएंगे। अब जैसे बेरिलियम की अगर बात करें, तो इसका जो लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो s शेल के अंदर जाएगा, बोरॉन में p शेल के अंदर जाएगा। एस शेल क्या होती है, मेरी टाइटली न्यूक्लियस के पास होती है। अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, तो अगर एस शेल का मैं देखूं, तो एस शेल का जब हमने डायग्राम देखा था, तो न्यूक्लियस यहाँ है, तो एस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस के काफी पास थे। तो अब आप खुद सोचो कि बेरिलियम में से जो एस शेल में है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं पी शेल की बात करता हूँ, तो पी शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पी शेल में क्या है, वेराइटी रहती है, वो इस तरीके से आती है यहाँ पे। तो पी शेल में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, तो इसलिए बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है। वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, बेरिलियम में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। तो ये यहाँ पे बस मेनली दो एक्सेप्शन है, और ये जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते रहेंगे, तो ये एक्सेप्शन हमें वहां पे भी मिलेंगे। तो ये इस वजह से यहाँ पे ट्रेंड आ जाता है जब हम पीरियड वाइज मूव करते हैं। और मान लो अब एनाइजेशन एंथैल्पी जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो डिक्रीज क्यों करती है। ये इसलिए होता है कि जैसे ही जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, उस वहां पे हमारा जो इफेक्टिव वो होगा एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू वहां पे इंक्रीज होती है। तो यानी कि नंबर ऑफ शेल में इंक्रीमेंट आता है। जैसे कि अगर मैं लिथियम की बात करूं, तो अगर वहां पे इस तरीके से बस एक शेल बन रही थी, तो जो नेक्स्ट वाला होगा सोडियम होगा, तो वहां पे दो शेल बनेंगी इस तरीके से। और खुद सोचो ये शेल वहां पे कितनी दूर है न्यूक्लियस से, तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम लग रही होंगी, प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लग रहा होगा, तो इसके ऊपर इफेक्टिव फोर्सेस और कम हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान काम हो गया। इसलिए जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते रहते हैं, तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, इसी वजह से यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। और जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं, तो वहाँ पे इंक्रीज करती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ना नोट डाउन कर लो। यस, आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं तो वो इंक्रीज करती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके, जैसे अभी हमने देखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक एक्सेप्शन है, बेरिलियम बोरोन में एक एक्सेप्शन है, वो भी हमने देखा। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, डेट इज अभी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अ क्वांटिटी मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी वो किस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। एंड उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, यानी कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहा है किसी भी एटम के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। एज अ जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। अच्छा, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम क्या कर रहे हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है एक्स, मैंने उसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ऑब्वियसली वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस। तो जिस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ एनायन फॉर्म करने के लिए, ये बेसिकली एक एनायन है, ठीक है। तो उस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसी को डिफाइन करते हैं। और डेल्टा एच आई से हम डिनोट कर रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी को, और डेल्टा एच ई जी से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। यहाँ पे इसके भी सेम यूनिट्स वही होते हैं, किलो जूल पर मोल। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि मेरे हो गए हेलोजेंस। हेलोजेंस में क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो उनका क्या है कि उनको बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उस एक इलेक्ट्रॉन को मिलते ही वो क्या होंगे, स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी हो जाएगी। तो जैसे ही मैं उनमें इलेक्ट्रॉन डालता हूँ, तो वो आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं, यानी अपने बहुत आसानी से जुड़ जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, और वो स्टेबल नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। तो इसलिए जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है।
ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि बहुत आसानी से बिना कुछ एनर्जी उसमें मतलब निकाले या कुछ दिए वो इलेक्ट्रॉन आराम से उसके अंदर जुड़ जा रहा है। सो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कि अभी अगर मैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की बात करूं तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को मैं दूंगा तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी वहां पे भी नेगेटिव होती है, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं होती जितनी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की हो जाती है ना। तो इसलिए अगर मैं एक पीरियड में मूव कर रहा हूँ, सो ये जो है मोर नेगेटिव होती जाती है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड। जैसे जैसे मैं पीरियड में यहाँ पे मूव करता जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे जैसे मैं यहाँ पे पीरियड में मूव कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट जाने पर एक पीरियड के अंदर, और इसलिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना दूसरे उस एटम में। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो वहां पे क्या हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा उस तरीके से वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करेगा उसे, और इलेक्ट्रॉन जो है आराम से बिल्कुल पॉजिटिव मतलब आराम से वहां पे स्टेबल पोजीशन में अपनी आ जाएगा। यानी कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि वो बस हवा में डोल रहा है इलेक्ट्रॉन, बल्कि वहां पे उस इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम के अंदर आराम से इनकलकेट कर लेगा अपने आप को, और प्रोटॉन भी काफी अच्छे तरीके से वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएगा, तो इसलिए स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रुप वाइज मूव करता हूँ तो जो इफेक्टिव जो नेगेटिवनेस होती है वो क्या करती है, हमारी इंक्रीज करने लगती है। यानी कि जैसे जैसे मैं इधर मूव करूंगा ग्रुप वाइज, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम नेगेटिव होने लगती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि ग्रुप 15 या ग्रुप 17 में से कौन ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कौन ज्यादा हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा। तो ऑब्वियसली ग्रुप 17 ज्यादा हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा, क्योंकि वहां पे जो एलिमेंट्स है वो रेडिली अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर अब मैं बात करता हूँ ग्रुप 15 की, तो यानी कि नाइट्रोजन हो गया। अब आप खुद सोचो, मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर जैसे कि अभी हमने स्टडी किया था कि उसके अंदर जो पी शेल होती है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ गए, लेकिन ये क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फील्ड हमने सुना है स्टेबल होती है, सो क्यों ये बिना मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि इसकी स्टेबलनेस बिगड़ जाए, क्यों लेगा वो बिना मतलब इलेक्ट्रॉन। सो इस वजह से वो चाहेगा कि वो इसी पोजीशन में रहे, इसी वजह से जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन के मतलब ये कम नेगेटिव होता है, लेस नेगेटिव। ठीक है, और इसलिए जो क्लोरीन फैमिली हो गई, फ्लोरीन हो गई, तो वहां पे क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा, क्योंकि वो तो चाहेगा ही कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए और वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल स्टेबल मानी जाती है, तो उसमें आना उसके लिए आसान होगा। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन गेन जो एंथैल्पी है वो थोड़ी बिहेव करती है। सो आज जो हमने एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, इसी तरीके से वेरी करती हैं। इनको जो ये जिस तरीके से वेरी कर रही है ना एक पीरियड में या एक ग्रुप के अंदर, इसको याद करने की भी एक ट्रिक सी होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम सारी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। उससे क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।